नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं नागार्जुन की कविता बादल को घेरते देखा है। नागार्जुन की कविता को जानने से पहले संक्षेप में नागार्जुन को जानना आवश्यक है। दोस्तों, नागार्जुन का पूरा नाम बाबा वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन और इनका संबंध हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी और जनवादी धारा से रहा है। प्रगतिवादी साहित्य कुछ और नहीं बल्कि प्रगतिशील साहित्य है, जिसके केंद्र में मार्क्सवादी चेतना है, सामाजिक यथार्थवाद है। इसलिए शोषण के विरोध में यह साहित्य है। प्रकृति के प्रति इसमें मानवतावादी जनवादी चेतना है। यह राजनैतिक से लेकर के साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और यहाँ तक कि सामंती शोषण के विरोध में खड़ी विचारधारा का नाम है। यानी मार्क्सवादी विचारधारा ही साहित्य में प्रगतिवादी जनवादी धारा है और इस धारा का काम सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन है, शोषण का विरोध है। हमने पिछले वीडियोज में इन बातों को देखने की कोशिश भी की है। नागार्जुन के विषय में जानने के लिए एक दो डायलॉग जानना आवश्यक है। प्रभाकर माचवे जैसे आलोचकों ने लिखा कि नागार्जुन ठीक उसी प्रकार 20वीं शताब्दी के चौथे, पांचवें, छठे, सातवें दशक में प्रगतिशील थे जिस प्रकार प्रेमचंद की प्रगतिशीलता तीसरे, चौथे दशक में दिखाई पड़ी। और इसलिए नागार्जुन के विषय में लिखा गया कि नागार्जुन कबीर की तरह अक्खड़ थे। जो अक्खड़ होगा वही सत्य बोलेगा और जो सत्य बोलेगा वह सभी प्रकार के शोषण का विरोधी होगा। तो नागार्जुन कबीर की तरह अक्खड़ थे, इसलिए आधुनिक कबीर भी कहलाए। नागार्जुन तुलसी की तरह लोक मांगलिक थे, इसलिए उन्होंने लोक चेतना को अपनी कविताओं का विषय बनाया। नागार्जुन पंत की तरह रसरंग संपन्न थे। जिस प्रकार पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, नागार्जुन की कविताओं में भी आप प्रकृति चेतना देख सकती हैं। जिस प्रकार प्रेमचंद प्रगतिशील थे उसी प्रकार नागार्जुन भी प्रगतिशील हैं। निराला की तरह महाप्राण थे, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी जीवट बने रहना, सामाजिक समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ना। यही वजह है कि नागार्जुन की रचनाएं अखबारों के कतरन की रचनाएं कहलाईं और भावों के आवेगों का रचनाकार माना गया नागार्जुन को। समसामयिक समस्याओं से इनकी रचनाएं टकराती हैं। इस डायलॉग में एक बात ध्यान देने योग्य है कि भाई प्रेमचंद की तरह प्रगतिशील तो थे ही, कबीर की तरह अक्खड़ भी थे और तुलसी की तरह लोक मांगलिक भी थे, लेकिन साथ ही पंत की तरह रस रंग संपन्न थे। पंत प्रकृति चेतना से जुड़े हुए थे। नागार्जुन भी प्रकृति चेतना से बहुत लगाव रखते थे। प्रकृति के प्रति उनकी मानवतावादी चेतना या प्रकृति के प्रति उनका मानवतावादी दृष्टिकोण उनकी कई रचनाओं में देखा जा सकता है। यह माना गया कि नागार्जुन की प्रकृति चेतना एक प्रवासी मन की चेतना है। बाहर बाहर घूमने के कारण, भ्रमणशील होने के कारण नागार्जुन को अपने देश की प्रकृति याद आती है। लिखते भी हैं, याद आता मुझको अपना तरौनी ग्राम। मिथिला क्षेत्र के रहने वाले थे, तरौनी गांव के। याद आती लीचियां, याद आते आम। इसलिए लिखा भी उन्होंने कि देश हमारा, इसका हमको चप्पा चप्पा प्यारा है। खेत हमारे, नदी हमारी। जाहिर सी बात है कि रचनाकार नागार्जुन की रचना बादल को घेरते देखा है, प्रकृति चेतना से ओतप्रोत रचना है। नागार्जुन प्रगतिवादी रचनाकार थे। प्रगतिवादियों की भाषा तद्भवनिष्ठ और देशजनिष्ठ रही है, परंतु डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा कि नागार्जुन एक ऐसे रचनाकार थे जो प्रगतिशील होकर भी उनकी भाषा
तत्समनिष्ठ शब्दों से भी परहेज नहीं करती, और चाहे उनकी भाषा तत्समनिष्ठ हो या तद्भवनिष्ठ हो, उनकी भाषा की आत्मा कभी मरती नहीं। आप देखेंगे कि वही नागार्जुन देशजनिष्ठ और तद्भवनिष्ठ भाषा का भी प्रयोग कर रहे थे। कैसे? लिखते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अब आप समझ सकते हैं ये कैसी भाषा है। और वहीं बादल को घिरते देखा है तत्समनिष्ठ भाषा की रचना है। दोस्तों, 1939 में लिखी गई यह रचना एक तरफ प्रगतिवादी धारा का संकेत देती है, तो दूसरी तरफ यह भी बताती है कि हम पराधीन थे। प्रगतिवादियों ने न केवल अंग्रेजी औपनिवेशिक शोषण का विरोध किया, बल्कि साम्राज्यवादी शोषण के साथ साथ राजनैतिक शोषण का भी विरोध किया। और शायद यही वजह है कि बादल को घिरते देखा में आप कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी पूंजीवादी शोषण का विरोध देख सकते हैं। लेकिन पहले कुछ बातों को और जानिए। एक तरफ तो यह रचना हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय सौंदर्य को उद्घाटित करती है। अमल धवल गुरु के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। जाहिर सी बात है कि अमल धवल कुछ और नहीं, अमल का अर्थ जो मलिन न हो, अमलान, धवल यानी सफेद। अमल धवल गुरु के शिखरों पर बादल को घेरते देखा है। दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र में जहां पर्वतों पर बर्फ की चादरें बिछी और उन सफेद बर्फ की चादरों पर जब कोई चढ़ा न हो, जब किसी के पैरों के द्वारा बर्फ रौंदी न गई हो, तो ये चादरें अमल गंदी नहीं होती और धवल। और ऐसे क्षेत्र में जब बादल छाएं तो उन बादलों का छाना एक मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है। एक तो पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतों की ऊंचाई पर बादलों की घनी मोटी परत का जमा होना और उस पर काले बादलों का छाना। परंतु जरा विचार कीजिए कि क्या रचनाकार नागार्जुन सिर्फ यहां प्रकृति का चित्रण कर रहे थे? छायावादियों से लेकर के अन्य कई धारा के रचनाकारों ने प्रकृति के सौंदर्य का पहले ही उद्घाटन कर रखा था। और नागार्जुन जैसे रचनाकार इस बात के पक्षधर थे कि कैसे लिखूं मैं शांति की कविता, चैन अमन को कैसे कड़ियों में बांधूं, मैं दरिद्र हूं, पुष्ट दर पुष्ट की यह दरिद्रता, कटहल के छिलके के समान खुरदरी जीभ से मेरा लहू चाटती आई। मैं ना अकेला, मुझ जैसे तो लाख लाख हैं, कोटि कोटि हैं। तो जाहिर सी बात है कि रचनाकार नागार्जुन ना तो शांति की कविता लिख रहे थे, ना प्रकृति सौंदर्य को सिर्फ उद्घाटित करना चाह रहे थे, बल्कि इस प्रकृति सौंदर्य, इस प्रकृति पर्वतीय क्षेत्र के सौंदर्य उद्घाटन के माध्यम से कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी पूंजीवादी शक्तियों का विरोध भी करना चाह रहे थे। भारत की संस्कृति जो अब तक अमलान रही है, कई आक्रांता आए, हमें रौंदने की कोशिश की, लेकिन उल्टे पांव भागे, हमने उन्हें खदेड़ा। यानी भारतीय संस्कृति अब तक पददलित नहीं हुई थी, लेकिन अब साम्राज्यवादी शक्तियों के काले घने बादल मंडरा रहे हैं। इससे भारतीय संस्कृति की धवलता खतरे में है। तो एक तरफ ये पंक्तियां पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र के सौंदर्य को उद्घाटित करती हैं, बर्फानी क्षेत्र के सौंदर्य को उद्घाटित करती हैं, तो कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी पूंजीवादी शक्तियों के खतरे, उसकी आशंका को भी उद्घाटित करती हैं। रचना में यदि आगे देखें तो मोती जैसे छोटे छोटे तुहीन कणों को
मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। मानसरोवर के स्वर्णिम कमल जरा समझिए। सोने की अंगूठी में यदि हीरे को आप जड़ दें तो इसे क्या कहते हैं? द्वाभा, दो रंगों की आभा। इसे ही कहते हैं सोने पर सुहागा होना, सौंदर्य में चार चांद लग जाना। एक तो पर्वतीय क्षेत्र, उसमें मानसरोवर में स्वर्णिम कमल खिले हैं और बर्फ के तुहीन कण, सफेद कण जब उन कमलों की पंखुड़ियों पर गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सोने में चांदी के वर्क को पहना दिया है या हीरे के कणों को, हीरे जवाहरात को जोड़ दिया हो। वाकई पर्वतीय क्षेत्र अपने सौंदर्य में अनुपम है। फिर रचनाकार लिखते हैं, तुंग हिमालय, तुंग कहते हैं चौड़े और ऊंचे को, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें, उनमें समतल देशों से आकर, समतल देश कहते हैं मैदानी क्षेत्र को, पावस ऋतु की उमस से बचने के लिए राजहंसों को मानसरोवर में विस्तंतु चरते देखा है, खोजते देखा है। विस्तंतु कहते हैं दोस्तों कमल के फल को। एक तो कमल की जड़ होती है, नीचे कमल ककड़ी, सब्जी वगैरह अचार खाते हैं, और ऊपर से इसमें एक टहनी लगी होती है, पतली होती है। नायिका का सौंदर्य जब वर्णन करते हैं रीतिकालीन कवि तो कमल की डंडी की तरह, कनक छरी सी कामिनी, कनक यानी सोना भी, कनक धतूरा भी, और कनक यानी कमल की डंडी। कनक छरी सी कामिनी काहे की कटी छीन, कटी के कंचन काट विधि कूचन मध्य धरी दीन। तो एक तो कमल ककड़ी, कमल जड़ है, ऊपर से टहनी लगी होती है और उसमें फल। यदि नायिका झुक जाए, अब सोचिए कमल का जो फूल है वो भारी और टहनी पतली, तो कमल का फूल झुक जाएगा। तो जो नायिका उसकी तरह झुकी हो उसे ही पद्मिनी, पद्म यानी कमल, पद्मिनी नायिका भी कहते हैं। तो दोस्तों कमल जड़ में कमल की लता, उसकी टहनी लगी होती है, उसमें कमल का फूल और फूल में फल, उसे विस्तंतु कहते हैं। तिक्त मधुर विस्तंतुओं पर रिझते देखा है। समतल मैदानी देशों में जब उमस बढ़ जाए बारिश ऋतु में, पावस में, तो उस उमस से बचने के लिए मैदानी क्षेत्रों से कई परिंदे, कई पक्षी पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं। उन्हीं में हंस भी, जो मानसरोवर के नील सलील जल में तैरते हैं और कमल फल विस्तंतुओं, तिक्त मधुर तीखे और मीठे उन कमल फलों को खाकर अपना आहार ढूंढते हैं। क्या पर्वतीय सौंदर्य का गठन है। रचनाकार फिर आगे लिखते हैं, ऋतु बसंत का सुप्रभात था। एक तो बसंती हवा बह रही है, ऊपर से सुबह की किरणें, मृदुल किरणें सूर्य की। सुबह उगने वाले सूर्य को अरुण कहते हैं, इसीलिए वह बालक अरुण है, बालारुण। तो बालारुण की मृदुल किरणें, उसका रंग अगर आप देखेंगे तो लाल, इसीलिए उसे अरुणिम रंग भी कहते हैं। उसमें लालपन और पीलापन आता है। तो जहां ऐसा रंग हो अरुणिमा कहते हैं। तो ऋतु बसंत का सुप्रभात था, बालारुण की मृदुल किरणें, बर्फ से ढकी हुई चादरों पर, पहाड़ियों पर यदि सुबह सूर्य की किरणें पड़ें तो समझिए सफेद रंग पर लाल रंग या सफेद रंग पर पीला रंग। कहते हैं दो रंगों की आभा से द्वाभा उत्पन्न होती है और सौंदर्य और गाढ़ा हो जाता है। ऐसे पहाड़ियों पर जहां बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं, उन पर सुबह सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और बसंती हवाएं बह रही हैं मादक। चकवा चकई चातक पक्षियों को एक प्रकृति का अभिशाप मिला है। नागार्जुन लिखते हैं, चिरकाल से अभिशप्त यह चकवा पक्षी का जोड़ा रात में बिछड़ जाता है। देखेंगे कि तालाब के एक इस तरफ एक उस तरफ दोनों
आर पार से एक दूसरे को विरह में पुकारते रहते हैं, पियू पियू। कबीर भी लिखते हैं, चकवा बिछुई चकई से आई मिले परभाती, जे जन बिछुरे राम से ते दिन मिले न राती। तो चकवा पक्षियों का जोड़ा रात भर एक दूसरे को वियोग में कातर पुकार से संबोधित कर रहा है यह जोड़ा, लेकिन जैसे रात खत्म होती है तो चीरकाल से अभिशापित यह जोड़ा सुबह ही मिलता है। रचनाकार नागार्जुन लिखते हैं कि ऐसे सरोवर के किनारे जो महान शैवालों की दरी बिछी हुई है, शैवाल कहते हैं जो आप नदी तालाब वगैरह में देखें, हरी घास है ना, एलगी वगैरह कहते हैं उसे, कवक, तो उसकी दरी पर प्रणय कलह तिरते देखा है, प्रणय कलह करते देखा है। रात भर से वियोग झेल रहे ये परिंदे सुबह होते ही मिलते हैं और फिर से इनमें प्रणय कलह नोक झोंक, और तुमने मुझे क्यों, मेरा हाथ क्यों छोड़ा, रात में साथ क्यों छोड़ा, इस नोक झोंक के साथ प्रणय इनका और प्रगाढ़ होता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि रचनाकार नागार्जुन का प्रवासी मन प्रकृति के कोने कोने को झांकने वाला है। यदि नदी नाले कुएं तालाब को देखते हैं ये नागार्जुन, तो कहीं ना कहीं हिमालय क्षेत्र के पर्वतीय सौंदर्य को भी देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्र ऊंचाई पर, सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर, दुर्गम जहां कोई चढ़ न सके, और चर्चा करते हैं कि किस प्रकार वहां उन युवक कस्तूरी हिरण मृगों को अपने ही नाभि से निकल रहे उन्मादक परिमल पर चढ़ते देखा है। ये हिरण, कबीर जैसे लिखते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। आप देखेंगे कि नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा गया तो कबीर की बहुत सी पंक्तियों को नागार्जुन ने अपने अर्थ से जोड़ने की कोशिश की, प्रगतिवादी प्रगतिशील अर्थ दिया। लिखते हैं नागार्जुन कि सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर, दुर्गम पहाड़ियों पर जहां चढ़ना सुगम आसानी से जाया जाए, दुर्गम बहुत कठिन हो, जिन पहाड़ियों पर चढ़ना अत्यंत कठिन हो, वहां अपनी ही नाभि से निकले परिमल सुगंध के पीछे इन कस्तूरी हिरणों को अपने ऊपर ही चढ़ते देखा। ये ढूंढते रहते हैं कि ये सुगंध आ कहां से रही, और पता जब नहीं मिलता तो अपने पर ही चढ़ जाती है। दोस्तों, प्रगतिवादी चेतना यथार्थवादी चेतना है, इसलिए इसमें कल्पनाशीलता, रहस्यवाद के लिए कोई जगह नहीं है। और यही वजह है कि इस रचना में कहीं ना कहीं छायावादियों का विरोध है। रचनाकार नागार्जुन ने लिखा कि कहां गई वह अलका नगरी, धन कुबेर का कुछ पता नहीं, जाने दो वह सब कुछ कवि कल्पित था। कालिदास की व्योम प्रवाही गंगा कहां गई, मेघदूत का कुछ पता नहीं, जाने दो वह कवि कल्पित था, शायद कहीं यहीं बरस पड़ा होगा छाया में। लिखते हैं कि जो अतीत का गुणगान करते आए हैं छायावादी, उस अतीत के रहस्य में डूबने, कल्पना लोक में डूबने की जगह यथार्थ को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं अब अलका नगरी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, हिमालय क्षेत्र पर अलका नगरी थी। अब धन कुबेर की राजधानी को खोजने की आवश्यकता नहीं, और न ही कालिदास ने जिन मेघदूतों की चर्चा की उन्हें तलाशने की आवश्यकता। मैंने तो भीषण जाड़ों में, लिखते हैं, मैंने तो भीषण जाड़ों में उमड़ घुमड़ कर व्योम प्रवाही इन मेघों को आंधी तूफान झंझावत से लड़ते भिड़ते देखा है। नागार्जुन कहते हैं कि मेरे लिए ये मेघ कई जलवाष्प बूंदों के संघनन से बनते हैं। जलवाष्प बूंदें सर्वहारा, यदि सर्वहारा आपस में एकजुट हो जाए तो यही जन समूह चेतना है, यही वर्ग समूह है, और तब वह वर्गबद्ध होकर, एकजुट होकर
पूंजीपतीय शोषण का विरोध कर सकता है, क्रांति और संघर्ष को जन्म दे सकता है। नागार्जुन के लिए महामेघ सर्वहारा की संगठित शक्ति का परिचायक, भीषण जाड़े का अर्थ शोषण और झंझानील से टकराने का अर्थ साम्राज्यवादी राजनीतिक शोषण से टकराना। जाहिर सी बात है कि प्रगतिवादी चेतना के केंद्र में किसान और मजदूर है, तो किसान मजदूर तब तक शोषित रहेगा, सर्वहारा तब तक शोषित रहेगा जब तक कि वह एकजुट नहीं होगा। इसीलिए उसे एकजुट होकर गरज गरज कर लड़ना भिड़ना होगा। किससे? झंझावत से, आंधी तूफान से। आंधी तूफान किसका परिचायक? पूंजीवादी और राजनैतिक शक्तियों के शोषण का परिचायक है। दोस्तों, कविता के अंतिम बंद में रचनाकार चर्चा करते हैं आदिम वन्य जातियों की, किन्नर जातियों की। लिखते हैं कि जहां सैकड़ों निर्झर झरने हों, कलकल बह रहे झरने हों, उस क्षेत्र में जहां देवदारू के सघन वन हों, वहां भोजपत्र से कुटिया छाई गई है इन वन्य जातियों की। स्वाभाविक नैसर्गिक क्षेत्र और ये जातियां भी नैसर्गिक, कोई बनावटी नहीं। जब पूंजीवाद आया तो अपने साथ प्रकृति को तहस नहस करने का भाव लेके आया। जहां प्रकृति खत्म हो जाए तो समझिए नैसर्गिक भाव खत्म हो जाए। जहां सब कुछ कृत्रिम हो, सब कुछ बनावटी, चेहरे पर भी क्रीम पोता हुआ हो और दिल में भी बनावटी भाव हो, तो समझिए वही पूंजीवाद है। जहां बातें भी बनावटी, चेहरा भी बनावटी, मुंह में राम बगल में छुरी, समझिए वो पूंजीवाद है। नागार्जुन लिखते हैं कि ये वन्य जातियां किस प्रकार हैं। ये आदिवासी जातियां, इनके युवक युवतियां कितने सुंदर दांत मोती की तरह चमक रहे। शंख सरीखे सुघड़ गले में कुवलय की माला डाले, नील कमल की माला डाले, कानों में कुंतल लटकाए। कहते हैं कमल के गोल घुमावदार रूपों को आप देखेंगे तो उसे आप कुवलय कह लीजिए, उसे कुंतल, कुंतल का एक अर्थ बेड़ी भी, बालों का जब बेड़ी बनाते हैं, जूड़ा बनाते हैं। रंग बिरंगे फूलों को बालों में गूंथे हुए और लाल चंदन की त्रिपटी पर 3 टांगों वाले टेबल पर बैठे। इनकी आंखें मदिरा ऋण है, लाल है, नैसर्गिक भाव से वो लाली है। रजत रचित और मणियों से खचित, यानी चांदी से बने हुए और मणियों की कारीगरी से इनके पास पान पात्र और द्राक्षासव पात्र है। द्राक्षासव शराब रखने के पात्र को कहते हैं और पान पात्र पनबट्टे को। और इनकी उंगलियां संगीत को गुनगुनाते मुंह के साथ इनकी उंगलियां बंसियों पर तिर रही हैं, फिर रही हैं। रचनाकार ने लिखा कि भारत की वाकई समृद्धि वन्य समृद्धि या वन्य संपदा में निहित है। हमारी संस्कृति आदिम रही है, हमारी पहचान भी वही है। पूंजीवादी साम्राज्यवादी षड्यंत्रों ने हमारी उस पहचान को न केवल छीनने की कोशिश की बल्कि उसका दोहन भी किया। पूंजीवाद प्रकृति, मानवता और नारी तीनों का बुरी तरह दोहन करता है। संभवतः रचनाकार इन पंक्तियों के माध्यम से हमारी वन्य संस्कृति, हमारी नैसर्गिक प्रकृति को साम्राज्यवादी खतरों से बचाना चाह रहे थे और शायद यह इशारा, यह संकेत दे रहे थे कि हमारी वास्तविक समृद्धि, हमारी वास्तविक जो संपदा है प्रकृति में निहित है। प्राकृतिक संपदाओं में ही हमारा शक्ति संतुलन स्थापित है और अपनी नैसर्गिक शक्ति को पहचान कर ही हम अपना विकास कर सकते हैं। हमारा विकास 2 ही आधारों पर टिका है, एक साम्राज्यवादी शक्तियों के विरोध के द्वारा यानी साम्राज्यवादी षड्यंत्रों से बचकर, और दूसरी तरफ अपनी नैसर्गिक शक्तियों को पहचान कर। इसीलिए अमल धवल गुरु के शिखरों पर बादल को घेरते देखा है।
हमारी जो संस्कृति है नैसर्गिक, वह अभी तक अमल है, धवल है। काश वह पूंजीवादी, बाजारवादी, उपभोक्तावादी चकाचौंध से बच जाए। प्रगतिवादियों ने पूंजीवादियों का विरोध करके कहीं न कहीं बाजारवाद, उपभोक्तावाद और पूंजीवाद का भी विरोध किया। आप समझ सकते हैं कि यह रचना एक तरफ पर्वतीय क्षेत्र के बर्फानी सौंदर्य, उसके पहाड़ी सौंदर्य को उद्घाटित करती है, तो कहीं न कहीं उपभोक्तावाद, बाजारवाद के विरोध में भी खड़ी है। मैं क्या उम्मीद करूं कि कुछ बातें समझ में आई दोस्तों। यदि आ गई तो बहुत उत्तम बात है। अगले वीडियो तक बने रहें, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।